कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट पे शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले थे और फंडामेंटल राइट्स को जब हम पढ़ने वाले थे तो हम उस फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले थे और मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके विषय में हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको चार्ट प्रिपेयर कर दिया था। और चार्ट प्रिपेयर करने के बाद में मौलिक अधिकार क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार की बातें सबसे पहले मौलिक से ही समझ में आता है कि मौलिक का मतलब होता है ऐसे जो कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे अलग हो, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हो, वो कहलाते हैं मौलिक। जैसे कभी कभार मौलिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत का मतलब होता है ऐसे सिद्धांत जो अपने आप में अकेले हो, उसे कहते हैं मौलिक सिद्धांत। और फिर जब उसी में से कोई निकलता है तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न सिद्धांत, जो मौलिक सिद्धांत से ही निकलता है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आप मात्रक पढ़ोगे तो मात्रक में एक रहते हैं मूल मात्रक और एक रहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक अपने आप में अकेले रहते हैं और उसमें से जो निकलते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही मौलिक का अर्थ होता है अपने आप में अकेला और जिससे निकलता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न। अधिकार मतलब राइट्स, आपको उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप दावा ठोक सकते हो। तो मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार की बात सबसे पहले कहीं ना हमें अमेरिका में दिखाई दी और उसके बाद में कई सारे देशों ने जहां जहां पर लोकतंत्र की बात आई वहां वहां पर जनता के अधिकारों की भी बात आई और जनता के अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा गया। मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक रूप में रखा गया क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उसकी कुछ स्वतंत्रता पर निर्भर करता है और जब तक कि वो स्वतंत्रता नहीं दी जाएंगी तब तक कि उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और इसी बात को ध्यान में रखकर लोकतंत्र में मौलिक अधिकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया और लोकतंत्र भारत में भी है और इसी के कारण संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा मौलिक अधिकार को अपने संविधान में रखा गया। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच। अब ये मौलिक अधिकार तो हमने रखे, तो मौलिक अधिकार रखने के बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार जो 12 आर्टिकल से लेकर 35 तक के और भाग 3 में है, इसकी विशेषता कौन कौन सी है। इसकी विशेषता जब आपको पता चल जाएंगी तो बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर होते चलेंगी जो आगे आपको बताते चलेंगे। पहली बात जो मौलिक अधिकार की विशेषता है वो विशेषता है राज्य के या राज्य को मर्यादित करता है। अर्थात राज्य के द्वारा ही कानून बनाया जाता है और राज्य के द्वारा जब कानून बनाया जाता है तो कुछ ऐसे कानून रहते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं रुक सा देता है, थमा सा देता है। तो मौलिक अधिकार उस प्रकार के कानून बनाने से राज्य को रोकता है कि आप ऐसे कानूनों को मत बनाइए जो मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। यदि आप बनाओगे तो व्यक्ति को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रहेगा और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को उस सीमा तक के हटा देगा या पूरी तरह से हटा देगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो मतलब राज्य को क्या करता है, मर्यादित करता है। दूसरा, असीमित मौलिक अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। असीमित मौलिक अधिकार नहीं मतलब सीमित मौलिक अधिकार, इसमें ही छुपा हुआ है सीमित मौलिक अधिकार। असीमित मौलिक अधिकार क्यों नहीं दिया गया, यहाँ पर हमें संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने 60 देशों के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया, संविधान का अध्ययन किया और जिन जिन देशों में मौलिक अधिकार थे दिए गए, खासकर उन देशों के मौलिक अधिकारों का उन्होंने अध्ययन किया। और जब अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया उसमें और उसी में उन्होंने अमेरिका के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया तो उन्हें समझ में आ गया कि भैया हमें अपने जनता को जो मौलिक अधिकार देने हैं वो असीमित मात्रा में नहीं देना बल्कि सीमित मात्रा में देना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है इसी में छुपा हुआ है कि वहां पर असीमित मौलिक अधिकार है
और असीमित मौलिक अधिकारों के कारण वहां पर लगातार शासन चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि असीमित मौलिक अधिकार में उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, और संपत्ति का अधिकार शामिल होने के कारण जो विकास कार्य सरकार के द्वारा सोचे गए थे, उस विकास कार्य में संपत्ति को कहीं ना कहीं अधिग्रहित करना बहुत अधिक आवश्यक था, और अधिग्रहित करना बहुत अधिक आवश्यक होने के कारण पर मौलिक अधिकारों की असीमित मात्रा में उपस्थिति के कारण, जिसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, इस स्थिति के कारण वो विकास कार्य संपत्ति के मौलिक अधिकार होने के कारण कहीं ना कहीं रुक से, और भारत ने यह अनुभव किया कि यदि इस प्रकार की कंडीशन भारत में बनेगी तो स्वाभाविक रूप से भारत में विकास कार्य, जिसे गति देना अत्यधिक आवश्यक है उपनिवेशवाद के समाप्त हो जाने के बाद, तो यदि हम असीमित रूप से मौलिक अधिकार देंगे तो जनता कहीं ना कहीं क्या होगी, इस अधिकार का उपयोग करके राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू करें। और इसीलिए कहा गया कि हमारे देश में मौलिक अधिकार असीमित नहीं बल्कि सीमित मात्रा में है, और ये सीमित मात्रा में होने के साथ में किसी मौलिक अधिकार को कम करना है, ज्यादा करना है, तो ये सब संसद को अधिकार है, परंतु ये कम और ज्यादा किए जा रहे हैं, तो ये किस गुणवत्ता में किए जा रहे हैं इसका अध्ययन करने का, इसका रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है। इसी के बाद में अगला मौलिक अधिकार, जो विशेषता हमारे मौलिक अधिकार की है, वो मौलिक अधिकार की, ये मौलिक अधिकार अपने आप के द्वारा त्याग नहीं कर सकते, ये भी एक विशेषता है। अमेरिका में किसी व्यक्ति को यदि मौलिक अधिकार का त्याग करना है तो अमेरिका में व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का त्याग कर सकता है। संविधान सभा में ये बात उठी कि भैया कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब बात उठी, तो भैया जब बात उठी तो क्या भारत में भी ये प्रावधान रखना चाहिए? तो भारत में ये प्रावधान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बातें हुई, जिसमें अंतिम चर्चा में यह निकला कि हमारे देश की बहुसंख्यक जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है, और वर्तमान में भी अशिक्षित बहुसंख्यक जनसंख्या, तो कहीं ना कहीं जब उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में ही जब पता नहीं रहेगा तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति उनके हाथों का प्रयोग करके या अंगूठों का प्रयोग करके, दस्तखत का प्रयोग करके उनके मौलिक अधिकार को कम या सीमित कर सकता है, जिसके कारण उनका जीवन जो है अच्छा रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इसलिए हमारे देश में मौलिक अधिकार को त्यागा नहीं जाता, जबकि अमेरिका में त्यागा जा सकता है। दूसरी अगली बात, मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति के लिए है, तो कुछ नागरिकों के लिए। व्यक्ति के लिए है का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग शामिल हो जाते हैं, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे दूसरे देश का नागरिक हो, उसे मौलिक अधिकार प्राप्त है। पर कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर मैं यहाँ नागरिकों की जगह पर भारतीय नागरिक लिख दूं तो बात बच्चों को और समझ में आएगा कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 14 हमारे देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है, साथ में व्यक्ति को भी प्राप्त है। आर्टिकल 14, आपको आर्टिकल 14 अगर समझ में आ गया तो यहीं से आपको एक बात जो कभी ना कहीं कुंठा भर जाती है कि साहब जो 26/11 हमला हुआ था, उस 26/11 हमले में जो व्यक्ति पकड़ा गया था उस व्यक्ति को क्यों हमने जुडिशियली कस्टडी दी, उसे क्यों हमने सुनवाई करी और पैसा खर्च किया। वो पैसा खर्च करने का, वो सुनवाई करने का एक महत्वपूर्ण कारण था आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता या समानता, और व्यक्ति को यह अधिकार है ना कि नागरिकों को। और इसी के कारण वह व्यक्ति क्या आर्टिकल 14 का प्रयोग करते हुए पहुंच के कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां पर ऐसा ही वर्तमान में वो व्यक्ति
जिनको CAA कानून के अंतर्गत क्या किया गया, जिनको गैर कानूनी नागरिक के रूप में घोषित किया गया, उन व्यक्तियों के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और पिटीशन दायर करने के बाद में कहा गया कि यह हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के कारण हम आर्टिकल 32 के तहत आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है आर्टिकल 32 के तहत। तो कई सारी बातें उठकर आती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो कुछ मौलिक अधिकार सभी लोगों को है, पर कुछ मौलिक अधिकार जो है, जैसे आर्टिकल 14 है तो आर्टिकल 21 भी व्यक्तियों को है, पर कुछ मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है। जैसे आर्टिकल 15 5 आधारों पर समानता की बात कहता है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता की बात कहता है, लोक नियोजन में समानता की बात कहता है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात कहता है, 7 आधारों पर मूल रूप से थी, 42वें संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में तब्दील कर दिए गए, जिसके बाद में केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए आर्टिकल 19 में, जो आर्टिकल 1 क से लेकर आगे दिखाई दें, क ख ग घ च छ। इसी के बाद में आर्टिकल 29 और 30, ये आर्टिकल प्राय भारतीय नागरिकों को है। इस बात पर दावा नहीं कोई ठोक सकता कि भैया कोई बाहरी व्यक्ति वो बोले कि मेरा आर्टिकल 14 का की जगह आर्टिकल 15, 16 का उल्लंघन हुआ। मतलब सीधे सीधे कहना यह है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को, जो बाहरी देश का है, उस व्यक्ति को यदि भारत में नौकरी नहीं दी जाती है तो वह आर्टिकल 16 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल किसे दिया है, भारतीय नागरिक को। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो मैं आपको मौलिक अधिकार की जो विशेषता मैंने आपको बताने की कोशिश की, यदि आपको ये समझ में आ गई तो आगे बात चलिए। यदि यहाँ तक के आप अगर समझ में आ चुके हैं तो हम आगे चलते हैं। आगे 2 प्रमुख अनुच्छेद है, ये 2 अनुच्छेद को समझना बहुत अधिक जरूरी है, आर्टिकल्स को समझना बहुत अधिक जरूरी है। ये आर्टिकल से यदि आपको समझ में आ गए तो बहुत सारी बातें जो लिखने लायक रहती है वो बातें भी आपको समझ में आती चलेंगी। तो हमने आपको मौलिक अधिकार बताए थे और मौलिक अधिकार की विशेषता बताने के साथ में अब आपको हम पढ़ने का एक तरीका बता देते हैं। आर्टिकल 12 ये मौलिक अधिकार मान के चलो, फंडामेंटल राइट FR। अब 12 और 13 को एक कॉलम में रखो, 14 से लेकर 32 तक के एक कॉलम में रखो, 33, 34, 35 एक कॉलम में रखो। यदि आप रिवीजन करना है, 12 राज्य की परिभाषा बताता है हमें 12, और आर्टिकल 13 जो विधि की परिभाषा बताता है, हमें इन्हें देखना है, हमें इन्हें देखना है, ये 2 आर्टिकलों को देखना है। 14 से लेकर 32 तक की बहुत सारी बातें हैं जिसे धीरे धीरे समझना है, पर आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये डिबेट का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि यहाँ से ही आपको सुप्रीम कोर्ट की पावर झलकने लगेंगी और कई सारे मुकदमे भी आपको यहीं पर समझने में आते रहेंगे। तो आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, ठीक है। अब राज्य की परिभाषा में आर्टिकल 12 बताते हैं, तो राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के सबसे फ्रंट में ही क्यों रखी गई? बात यहाँ ये बात इसलिए रखी गई क्योंकि सबको पता है कि प्राय मौलिक अधिकार का हनन करने वाला, कमी करने वाला, समाप्त करने वाला, कुछ मात्रा में बंद में रखने वाला अगर कोई संस्था है तो वो है राज्य। व्यक्ति कुछ आधार पर कर सकते हैं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, हनन, परंतु एक बड़ी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में प्राचीन काल, मध्यकाल, यदि आधुनिक काल का प्रारंभिक दशक देखे तो उसमें मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन, समाप्ति या असीमित मात्रा में रोक लगाने वाला अगर कोई व्यक्ति रहा, वो रहा राज्य। तो इसलिए मौलिक अधिकार में की शुरुआत में हमें ये देखना पड़ता है कि राज्य कौन है, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए किसके खिलाफ मुकदमा दायर करना है। तो राज्य की परिभाषा में पता होना चाहिए। तो राज्य की परिभाषा में कहा गया कि इसमें राज्य कई सारे होंगे, राज्य की परिभाषा में कई हो,
राज्य का मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ जैसे मध्य प्रदेश राज्य, ये नहीं। ऐसी संस्थाएं जो कानून बनाती है और कानून के अनुसार चलती है, आदेश जारी करने की शक्ति रहती है, उन सबको राज्य की परिभाषा में रखा गया। उन सबको राज्य की परिभाषा, कौन कौन से? जो विधि बनाती है, कानून बनाती है, साथ में आदेश जारी करती है। इस प्रकार की संस्था को राज्य की परिभाषा में रखा गया। किसकी परिभाषा में रखा गया? राज्य की परिभाषा में। और राज्य की परिभाषा में रखे होने के कारण हमें केंद्रीय लेवल पर संसद जो है वो हमें किस परिभाषा में दिखाई देती? राज्य की परिभाषा में दिखाई देती। राज्य स्तर पर हमें विधानमंडल, अब विधानमंडल का मतलब क्या है? विधानसभा प्लस विधान परिषद, ये दोनों मिलकर विधानमंडल बनता है। ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। संसद में ही राष्ट्रपति भी शामिल होता है, तो आप उसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब आता है स्थानीय निकाय, जैसे पंचायत, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब जो होता है वो भी राज्य की परिभाषा में आता है। पर वर्तमान में राज्य की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बढ़ाने की कोशिश की। पहले राज्य ही नौकरी देने का कार्य करता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर समाजवाद के बिंदु ज्यादा थे। पर वर्तमान में राज्य के साथ साथ में प्राइवेट संस्था भी कहीं ना कहीं बहुतायत में लोगों को नौकरी दे रही, आदेश जारी करती है। मतलब आदेश जारी कर रहे हैं, मतलब वो भी राज्य की परिभाषा में आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर कुछ कुछ निकायों को जो इन 3 कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी अन्य निकाय कहते हुए उन्हें भी राज्य की परिभाषा में शामिल करने की कोशिश की। जैसे बीसीसीआई को लेकर मामला बनते रहा, जैसे ओएनजीसी कंपनी मान के चली जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे बीपीसीएल कंपनी, जैसे ऑयल रिफाइनरी से संबंधित कंपनियां, या फिर भेल हो गया, गेल हो गया। यहाँ पर बहुतायत में कहीं ना कहीं सरकार के भी शेयर है, परंतु प्राइवेट व्यक्तियों के भी शेयर है, दोनों के शेयर है। और ये आदेश जारी करके लोगों को कहीं ना कहीं नियमित करने की, कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी पर रखने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ ऐसे आदेश भी पारित कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो व्यक्ति ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरे जीवन जीने का अधिकार, या मेरे जीने मरने का अधिकार, या मेरा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो कंपनी ये बोलती थी कि भैया हम राज्य की परिभाषा में आते ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोड़ा फॉरवर्ड स्टेप लेते हुए कहा गया कि भैया आप एक बहुसंख्यक निकाय हो, जिसके अंतर्गत आप कई सारे वर्करों को नौकरी देते हो, और नौकरी देने के बाद में उनके जीवन को कहीं ना कहीं मर्यादा पूर्वक जीने के लिए आप कहते हो। पर कुछ ऐसे आदेश रहते हैं जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 या 19 या 21 का या 24 का उल्लंघन कर रहा है, तो भैया वहां पर आपके द्वारा किया गया इस प्रकार का कृत्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया, तो आप भी राज्य की परिभाषा में शामिल होते हो। तो वर्तमान में जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां रहती है, उनके खिलाफ भी आप मौलिक अधिकार के हनन के तहत जा सकते हो कि भैया हमारे जीने मरने का अधिकार का क्या किया, उल्लंघन किया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया। तो मतलब अन्य निकाय में उन बातों को आप शामिल कर सकते हैं जो बहुतायत में मानवीय दृष्टि से जरूरी है। मतलब समझिए वहां पर कि भैया जो संस्था बहुतायत में भारतीय जनता को कहीं ना कहीं नौकरी देती है, उन नौकरी देने के समय में आदेश जारी करती है, तो वो संस्थाएं मौलिक, वो संस्थाएं राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। ये बातें अगर आपको क्लियर हो गया तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि आप जैसे वर्तमान में मान के चलो, एग्जाम्पल लेकर चले, जियो कंपनी है या फिर कोई अन्य कंपनी है, ये कंपनी
वर्तमान में धीरे धीरे अपना कैपिटल एरिया बढ़ाते जा रही है और कैपिटल एरिया बढ़ाने के कारण बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ पर नौकरियों पे रख रही है। अब नौकरियों पर रख रही है तो भैया लोगों को आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार, रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीने के अधिकार का कहीं ना कहीं उपयोग करवा रही हो। पर कुछ ऐसे आदेश वो जारी करते जो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले नौकरी के करने वाले व्यक्तियों के लिए असहज हो। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मान के चलो एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति 10 लाख से कम के शूज नहीं पहनकर आए। शूज की बात, अब ऐसा अगर कोई आदेश जारी कर देगा तो स्वाभाविक रूप से आप नौकरी पर रख रहे हो और 25,000 पेमेंट दे रहे हो। साल भर अगर हम गिन भी लें तो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख होंगी आपकी पेमेंट। अब 3 लाख की पेमेंट प्राप्त करने वाला सालाना व्यक्ति वो 10 लाख के शूज अगर पहनेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी पेमेंट 3 साल की पेमेंट, 3 साल से भी ज्यादा की पेमेंट वो शूज खरीदने में चलेंगे। उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। तो मतलब कभी कभार ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने वाली प्राइवेट कंपनी भी राज्य के अंतर्गत आ सकती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंटों में निर्देशित कर दिया है। तो मतलब आप ये याद रखिए राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल हो सकता है। ये अगर याद में रहेगा तो आपको समझ में आते रहेगा कि किसके खिलाफ हम मुकदमा जारी कर सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 12 के बाद में आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जिस प्रकार से आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बता रहा था उसी प्रकार से आर्टिकल जो 13 है वो आर्टिकल 13 विधि की परिभाषा बताता है कि भैया विधि की परिभाषा क्या होगी। तो आर्टिकल 13 में मूल रूप से 3 बातें लिखी हुई थी। चौथी बात 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई, संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। आर्टिकल 13 का जो 1 है, 2 है, ये 3 है, ये मूल रूप में थे। आर्टिकल जो 13 है उसका पहली बात जो पहला है वो कुछ और अन्य बात कहता है। पहले उसके पहले एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में आपने कई सारे अधिनियम देखे होंगे। हम इसको जितनी बात हो सके उतनी बातों को कंप्लीट करेंगे। आज यहाँ तक के चलेंगे, उसके बाद में आगे की बातों को नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे। हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और संविधान के आधार पर कानून का निर्माण किया जाता है, कानून के आधार पर उप नियमों का निर्माण किया जाता है और इसी प्रकार से शासन इनका अनुपालन करके लगातार शासन रन करता है, चलता है। पर कई सारे ऐसे कानून हमारे देश में है, वर्तमान में भी हैं, जो भारत की आजादी के पहले बने थे। जैसे ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 जो वर्तमान में पेंडेमिक आया उसके लिए जो कानून है 1896 का वो भी वर्तमान में चल रहा है। तो मतलब कभी कभार प्रश्न आता है कि ये इतने पुराने कानून क्यों चले। भारत तो आजाद हुआ 1947 में। 1947 में आजाद हुआ तो हमने नए प्रकार से शासन करना था, तो भैया पुराने कानूनों को क्यों रखा गया। तो उसके पीछे एक कारण ये था कि भैया जो पुराना रहता है वो बेकार नहीं रहता। और दूसरी बात, यदि हम नए सिरे से पूरे कानून को बनाएंगे तो समय लग जाएगा, 8 से 10 साल कानून बनाने में ही लग जाएंगे। तो इसलिए संविधान सभा ने बहुत अच्छे से इस बात को निर्धारित किया कि भैया हम क्यों ना इसके लिए क्लॉज जोड़ देते हैं, क्योंकि पुराने जितने कानून हैं उसमें से कई सारे ऐसे कानून हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे। तो हम एक क्लॉज जोड़ देते हैं, एक अनुच्छेद जोड़ देते हैं जिसमें ये कह देंगे कि पुराने वे कानून जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वे कानून उस सीमा तक के समाप्त घोषित कर दिए जाएंगे या छुपा दिए जाएंगे जहां तक के मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। यही बात आर्टिकल 13 के 1 में कही गई। आर्टिकल 13 में कहा गया कि वे कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जो भारत की आजादी के पूर्व करते हैं,
वे उस सीमा तक के समाप्त घोषित कर दिए, मतलब छुपा दिए जाएंगे जिस सीमा तक के वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर। पर नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कानून है उन मुकदमों के लिए नहीं रहेंगे जो भारत की आजादी के बाद, उन मुकदमों के लिए ये हमेशा जीवित रहेंगे जो भारत की आजादी के पहले से चल रहे थे। मान के चलो 1947 में भारत आजाद हुआ, 1945 में एक कानून था जिसमें कहा गया था कि फलाना रोड से चलने के बाद में व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी। तो मतलब कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उस रोड से गया तो रोड से जाने के बाद में उसको सजा हुई 10 साल की। अब 10 साल की सजा हुई उसको 1945 के कानून के तहत। पर भारत आजाद हुआ और भारत आजाद हो जाने के बाद में मौलिक अधिकार लागू हुए। मौलिक अधिकार लागू हो जाने के बाद में अब पता चला कि सबको समानता है। आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। तो व्यक्ति अब अगर उस रोड से जाएगा तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं रहेगा, क्योंकि वो मौलिक अधिकार का क्या कर रहा था, उल्लंघन। पर पूर्व में अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो उसके लिए वो कानून जीवित रहेगा। ये बात समझ में। अब ये बात जब समझ में आई तो इसके बाद में एक और बात थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर ये मौलिक अधिकार को सीमित करने वाले कानून समाप्त नहीं होते, बल्कि केवल और केवल छुप जाते हैं मौलिक अधिकार के प्रभाव के कारण। पर जैसे ही मौलिक अधिकार समाप्त किए जाते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित किए जाते हैं, समाप्त नहीं स्थगित किए जाते हैं, तो ये पुराने कानून फिर से जीवित हो जाते हैं। जैसे अगर मान के चलो आर्टिकल 352 के तहत और 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, तो उस समय में मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो उस कंडीशन में जो जितने भी पुराने कानून जो भारत की आजादी के पहले के थे वो पुनः जीवित हो जाएंगे, वो समाप्त नहीं होते। ये बात याद रखिए, ये बात कह गई। ये दो बात नोट करने वाली। आर्टिकल जो 13 का 2 है वो इसी बात को कहता है, परंतु दूसरे रूप में। वो कहता है कि भैया इसमें भी विधि है, पर वो उसमें कहा गया कि भारत की आजादी के बाद में जो भी विधि का निर्माण किया जाएगा वो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो विधि ही सीधे सीधे समाप्त कर दी जाएगी, वो विधि ही असंवैधानिक कह दी जाएंगी, वो विधि ही समाप्त कर दी जाएंगी। तो मतलब आर्टिकल 13 का 1 संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि के बारे में बताता है, आर्टिकल 13 का 2 संविधान के लागू हो जाने के बाद की विधि के बारे में बताता है। संविधान के लागू होने के बाद की विधि में के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 का 3 ये विधि के बारे में बताए कि विधि क्या होती है, कानून क्या होता है, इसमें कौन कौन सा कानून रहेगा। तो मतलब संसद के द्वारा बनाए गए कानून, बेटा जो संसद बनाती है वो कानून, विधानसभा बनाती है या विधान मंडल बनाती है वो कानून, पंचायत या स्थानीय निकाय जो बनाती है वो कानून किसके अंतर्गत आता है, विधि के अंतर्गत आता है। पर इसके अलावा जो खाप पंचायत रहती है अगर वो भी कोई कानून बनाती है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। जो पर्सनल लॉ रहते हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसके अंतर्गत निकाह हलाला और जो 3 तलाक, जो तलाक बिदअत था उसे गैर कानूनी घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया, क्योंकि वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है और 13 के अंतर्गत आने के कारण पर्सनल लॉ में कहीं ना कहीं विभेद था, इक्वलिटी नहीं थी। और इक्वलिटी नहीं होने के कारण ही 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के अंतर्गत पर्सनल लॉ को माना और 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित। 2018 में भी 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया और फिर बाद में इक्वलिटी लाने के लिए संसद के द्वारा उसके लिए कानून बनाए गए। तो मतलब विधि में कई सारी बातें शामिल होती, परंतु एक बात उठकर आई, क्या 368 जो आर्टिकल 368 है जो संविधान संशोधन करता है और संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार को भी सीमित करने की कहीं ना कहीं शक्ति रखता है, क्या वो भी विधि की परिभाषा में आता है क्या नहीं?
इस बात को लेकर एक लंबी डिबेट है, और इस बात को लेकर लंबी जब डिबेट है तो हम यहीं से आपको कई सारी बातें बताएंगे। पर यहीं से आर्टिकल 13 के 3 से एक बात समझ में आ जाती है कि भैया आर्टिकल 1, 13(1), 13(2), 13(3) इन सब के बारे में कि भैया ये अच्छी है क्या नहीं है, ये अच्छी है क्या नहीं है, ये विधि है क्या नहीं, ये सब विषय में निर्णय करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो जुडिशियली रिव्यू है, JR, वो करने का अधिकार पहली नजरों में हमें दिखाई देता है आर्टिकल 13 के से मिलता है। हम आर्टिकल 13 का 4 कल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर वो थोड़ा सा बड़ा है। पर आपको यहाँ तक के समझ में आया है कि नहीं? विधि की परिभाषा किसे कहा गया है? विधि दो प्रकार की है, लागू होने से पहले, मतलब संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने के बाद में। इन पे ऊपर प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आपके सामने 2 से 3 प्रश्न। पहला, मौलिक अधिकार की विशेषता बताइए। दूसरा, संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां वो किस प्रकार से कार्य करती है। क्या संविधान लागू हो जाने के पूर्व की विधियां संविधान लागू हो जाने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई है क्या नहीं है, उसे एक्सप्लेन करिए। उसी के बाद में आर्टिकल 13 के 1, 2, 3 के विषय में निर्णय करने की क्षमता किस संस्था को है और उस निर्णय को किस नाम से जाना जाता है, ये आपके सामने प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।